तो यहाँ जो चीज़ें कही क्लास 6 सिविक्स क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 1 डाइवर्सिटी, दिस इज पार्ट 2 ऑफ दिस सेशन। यहाँ पे आपको कहा गया, देखिए कि not only do people have different clothing and eating, let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. We can do this by reading about life into different parts of the country, Kerala and Ladakh. यहाँ पर आपको देखिए क्या कि आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उनके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। Look at the map. To look at the map of India is in an atlas. Look at the map. Look at the map of India in an atlas and locate Kerala and Ladakh. Can you list the three ways? Can you list three ways? Can you list three ways in which the different geographical location of these two regions would influence the following? And the food people eat, the clothes they wear, their work they do. देखिए एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख था केरल कहाँ पर। इन दोनों क्षेत्रों के भौगोलिक स्थितियाँ, वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करती है, उनकी सूची बनाइए। तो आगे यहाँ पर आपको कहा गया कहानी यहाँ पर लद्दाख के बारे में यहाँ पर कहा गया है। देखिए कि लद्दाख इज अ डेजर्ट, यहाँ पे देखिए लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेनियस, लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेनियस इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे देखिए लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिर उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम दरिया आदि लेकर चलते थे। Ladakh is a desert in the mountainous in the east of Jammu and Kashmir. Very little agriculture is possible here since this region does not receive. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain. And is covered in snow for a large part of the year. There are few trees that can grow in this region. For drinking water, people depend on the melting snow during the summer month. During the summer month, देखिए यहाँ पर चीज़ें मिस्टेक हो गई। यहाँ पर ये चीज़ आपको होना चाहिए था कि लद्दाख इज ए डेजर्ट इन माउंटेनियस, लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेनियस इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर, तो वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। There are very few trees that can grow in the region. For drinking water, people depend on the melting snow during the summer month. लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। बर्फ़ से आपको ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि people here keep sheep and goats. The goats in this region are special because they produce pashmina wool. This wool is prized. This wool is prized and pashmina shawls cost a lot of money. The people in Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to traders from Kashmir. Pashmina shawls are chiefly woven in Kashmir.
देखिए यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महँगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉल बुनी जाती है। फिर देखिए द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड बटर ईच फैमिली ऑन्स सम गॉड्स कॉज एंड डज people here keep sheep people here keep sheep and goats. The goats in this region are special because they produce pashmina wool. This wool is prized and pashmina shawls cost a lot of money. The people in Ladakh carefully collect the wool of the goat and sell this to traders from Kashmir. Pashmina shawls are chiefly woven in Kashmir. Woven in Kashmir. कि यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है और यह ऊन कीमती है इससे पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। तो फिर आपको आगे देखिए the people eat meat and milk products like cheese and butter. Each family owns some goats, cows, and dajos. Dajos means ki yak cows. Being a desert didn't mean that Ladakh did not attract its share of traders. It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans travel to what is today called तिब्बत। इससे पश्मीना देखिए यहाँ पे जो कहा गया है कि यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया काफ़िर उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िर अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए these caravan carried textile and spices, raw silk and carpets. These caravans carried textile and spices, raw silk and carpet. These caravans carried textile and spices, raw silk and carpets. यहाँ पर आपको जो कहा गया देखिए चूँकि ये ग्रंथ के सर आपके यहाँ पर क्या कि फिर यहाँ पर आपको एक लाइन है Buddhism reached Tibet via Ladakh. Ladakh is also called Little Tibet. Islam was introduced in this region more than 400 years ago, and there is a significant Muslim population here. Ladakh has a very rich oral tradition of song and poems. Local version of the Tibetan national epic the Kesar Saga are performed and sung by both Muslim and Buddhist. अब यहाँ पर जो कहा गया देखिए जिसे आज तिब्बत कहते हैं ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। आपको मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागर लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं।
अब यहाँ पर देखिए क्या कि Islam was introduced in this region more than 400 years ago, and there is a significant Muslim population here. Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. Local versions of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslim and Buddhist. Muslim and Buddhist. The Kerala is a state in the Kerala is a state in the southwest corner of India. Corner of India. It is surrounded by the sea on one side and hills on the other. A number of spices like pepper, cloves, and cardamoms are grown on the hills. It is a spices that made this region. It is a spicy. It is a spicy that. It is a spicy that. It is a spicy that. It is a spicy that made this region 2000. It is a spicy. It is a spicy that made this region. Made this. It is a spicy that made this region 2000 years ago, and he is credited. And he is credited with bringing Christianity to India. With bringing Christianity to India. Here is a figure woman weaving a pashmina shawl. Many Arab traders also came and settled down here. Ibn Battuta, who traveled here a little less than 700 years ago, wrote a travel log in which he described the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism, and Buddhism. The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called China wala. Even the utensil used for frying, used for frying is called the China chati, and it is believed that the word Chin could have come from China. The fertile land and climate are suited to growing rice, and a majority of people here eat rice, fish, and vegetables. तो अब यहाँ पर जो आपको कहा गया कि केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ों पर विविध प्रकार के मसाले काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इबन बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृतांत ट्रैवलॉग यात्रा वृतांत बोलते। यात्रा वृतांत मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। देखिए वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। हाँ, इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल है। एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे
वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वड़ा कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। तलने के लिए जो लोग आपको बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात को इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती को बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्ज़ी और चावल खाते हैं। तो आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या कि आगे यहाँ पे कहा चाइनीज़ फिशिंग नेट से देखिए मछली पकड़ने का चीनी जाल देखिए मछली पकड़ने का चीनी जाल देखिए क्या चाइनीज़ फिशिंग नेट से देखिए चाइनीज़ फिशिंग नेट से। तो चाइनीज़ फिशिंग नेट से मतलब क्या होता है, मछली पकड़ने का चीनी जाल को बोलते हैं चाइनीज़ फिशिंग नेट से बोलता है। अब यहाँ पे क्या है कि द बोट रेस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। देखिए केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओनम का एक विशेष आकर्षण नाव प्रतियोगिता है। तो अब यहाँ पर हो गया, अब आगे यहाँ पे है इसके नेक्स्ट देखिए वाइल केरला देखिए while Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical feature, the history of both regions have seen similar cultural influences. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and a special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions. Thus history and geography are often tied in the cultural life of a region. जहाँ देखिए जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। अब यहाँ पर देखिए जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाया, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। अब यहाँ पर आगे कहा गया क्या, द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर। The influence of diverse cultures is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move, our culture, tradition, and way of life slowly become part of new place we are in. Similarly, in our own neighborhoods, we live close to people from several communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's life, custom and traditions. यहाँ पर आपको अंदर इन्फ्लुएंस देखिए यहाँ पर क्या है कि विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। अब देखिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी को देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी विविधता में एकता की बात यहाँ पर कीजिए। विविधता में एकता देखिए, इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, वुमेन एंड men from religious and regional backgrounds came together to oppose them. India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it.
They work together to decide joint action. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. Interestingly, the British thought they could divide Indians. They could divide Indians because they were so different, and then continue to rule them. But the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. तो भारत की विविधता अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिला और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग-अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग-अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किए, इकट्ठे जल गए और अंग्रेज़ों का अलग-अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएँ हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। अब यहाँ पे कहा है डोंट फॉरगेट द डेज़ ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। यहाँ पे देखिए डोंट फॉरगेट द डेज़ ऑफ ब्लड, डोंट फॉरगेट द डेज़ ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड। दिन खून के हमारे प्यारे भूल ना जाना। इन द मिड्स ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड ए टीयर फॉर अस। इन द मिड्स ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड ए टीयर फॉर अस। खुशियों में अपनी हम पर देखो खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। खुशियों में देखिए इन द मिड्स ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड ए टीयर फॉर अस। खुशियों के बीच में हम पर आंसू बहा के जाना। आंसू बहा के द हंटर हैज़ टोर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर। सयाद ने हम हमारे चुन चुन के फूल तोड़े। देखिए शिकारी ने हमारे चुन चुन करके फूल तोड़े। शिकारी राक्षस ने हमारे चुन चुन करके फूल तोड़े। डू प्लांट ए फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड। डू प्लांट ए फ्लावर in the desert garden dear friend. Do plant a flower in the desert garden dear friend. Do plant a flower in the desert garden dear friend. Do plant a flower in the desert garden dear friend. Friend. गोली खा के देखिए plant a flower in the desert garden dear friend. गोली खा के सोए जालिया बाग में हम सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। देखिए यहाँ पर क्या वीरान इस चमन में देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि डू प्लांट ए फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड। वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना दिन खून के हमारे डू प्लांट ए फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड। हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लेप्ट इन जालियांवाला बाग। हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लेप्ट इन जालियांवाला बाग। हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लेप्ट इन जालियांवाला बाग। देखिए गोली खा के सोए जालिया बाग में हम सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना दिन खून के हमारे। तो फिर आपके यहाँ पर देखिए क्या कि स्पष्ट रूप से कहा गया कि गोली खा के सोए जालिया बाग में हम सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना दिन खून के हमारे। तो यहाँ देखिए हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लेप्ट इन जालियांवाला बाग। डू लाइट ए लैम्प ऑन दिस लॉन्ली ग्रेव ऑन ओ फ्रेंड। डू लाइट ए लैम्प ऑन दिस लॉन्ली ग्रेव ओ फ्रेंड। द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर टुडे। द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर टुडे। देखिए हिंदू और मुस्लिमों को होती है आज होली। द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर टुडे। आज हिंदू और मुस्लिमों की खून बहती है एक साथ। हिंदू और मुस्लिमों की होती आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना दिन खून के हमारे। डू सॉन्ग देखिए
do soak your robe, देखिए do soak your robe in this river of blood dear friend, do soak your robe in this river of blood, do soak your robe in this river of blood dear friend। देखिए क्या कि एक रंग में दामन भिगो के जाना दिन खून के हमारे। देखिए some wrote in jails while others lie in their graves, some wrote in jail some wrote in jails while others lie in their graves while other lie in the graves। देखिए कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र कब्र में गले, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गले हैं, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गले हैं। Do shed a few tears for them, O friend। Do shed, देखिए do shed a few tears, do shed a few tears for them, do shed a few tears for them, O friend। देखिए दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन IPTAT। देखिए कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना दिन खून के हमारे। भारतीय जन नाटक संघ, ये इप्टा ने लिखा था, IPTA जिसे बोलते हैं, भारतीय जन नाट्य संघ जिसको बोलते हैं। तो फिर आपका यहाँ पर आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए दिस सॉन्ग आपके यहाँ पर है क्या, ये जो गीत आपके यहाँ पर देखिए, दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जालियांवाला बाग मास्करेड, जालियांवाला बाग मास्करेड इन अमृतसर, इन विच ए ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन ए large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more men and women, Hindus, Sikhs and Muslims, rich and poor had gathered to protest against the British। This song was composed and sung to honor the memory of those brave people। देखिए यह गीत अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग, यह गीत आपको अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग के बाद गाया गया था। यह गीत अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठा होकर सभा कर रहे थे। महिला पुरुष हिंदू मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जानें गई और उनसे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है, देखिए सॉन्ग एंड सिंबल, देखिए सॉन्ग एंड यहाँ पे पंडित नेहरू ड्रिबलिंग एंड इंडिपेंडेंस डे स्पीच। तो सॉन्ग देखिए, सॉन्ग एंड सिंबल दैट एमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व हैज ए constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity। Do you know the story of the Indian flag? Do you know the story of Indian flag? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं, विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या भारतीय झंडे कहानी जानती है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में देखिए, इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू देखिए, क्या था, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, यहाँ पर जो आगे लिखा गया है कि सॉन्ग डू यू नो द इट वाज यूज एज सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। आगे यहाँ पे कहता है क्या, देखिए इन दिस बुक, देखिए इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू से दैट Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper, and within its fall the widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged। It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country। तो फिर कहते इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनोदर
यहाँ पे आपको कहा गया था क्या कि इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। इन व्हाट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी। अब एक यहाँ कहा क्या क्या कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारत एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें वीरता को पहचान और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की वीरता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया, अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। भारत एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। अब आगे यहाँ पे कहता है क्या, ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ, यहाँ पे जो खास बात आपको कही गई है क्या, देखिए क्या, ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी, विच ऑफ दिस सेलिब्रेशन आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटी। देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पे कहा गया कि draw up a list of the different festivals celebrated in your locality. Which of these celebration are shared by members of different regional and religious communities। देखिए अपने इलाके में मनाए जाने विभिन्न त्योहारों की सूची बनाई। इनमें से कौन से त्योहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं। फिर देखिए दूसरा कहता है कि व्हाट डू यू थिंक लिविंग इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ। व्हाट डू यू थिंक लिविंग देखिए व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ होता है। अब देखिए आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। अब आगे कहता है क्या कि तीसरा देखिए यहाँ पर क्या, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया। डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया। व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी इन द सेंटेंस कोटेड अबव फ्रॉम हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आपके अनुसार अनेकता में एकता के विचार भारत के कैसे उपयुक्त हैं। भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब आगे यहाँ कहते अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम संग आफ्टर द जालियांवाला बाग मास्करे विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट इंडिया इसेंशियल यूनिटी। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। अब देखिए यहाँ पर कहता है क्या कि चूज अनदर रीजन इन इंडिया एंड डू ए सिमिलर स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी फाउंड देयर। आर दिस हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर कनेक्टेड टू ईच अदर हाउ। देखिए लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधताओं के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। क्या ये ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं, तो कैसे जुड़े हुए हैं ये भी आपको बताना है। तो यहाँ से चीज़ें, तो ये पार्ट 2 था, यहाँ से फिनिश होता है।